हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपने सुप्रामोलिकुलर में क्राउन ईथर को डिस्कस किया था और क्राउन ईथर की कुछ प्रॉपर्टी देखी थी, उसके नोमेनक्लेचर देखे थे और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो देखी थी। फिर अपन ने लास्ट क्लास में एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम है कन्फर्मेशनल एंट्रोपी। कन्फर्मेशनल एंट्रोपी में मैंने आपको ऐसा बताया था कि क्राउन ईथर जब फ्लेक्सिबल फॉर्म में रहता है तो उसकी कन्फर्मेशनल एंट्रोपी ज़्यादा होती है। जैसे ही मेटल के साथ वो बाइंड होता है तो उसकी कन्फर्मेशनल एंट्रोपी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो कम क्यों हो जाती है? क्योंकि पहले रिजिड था, अब वो पहले वो नॉन रिजिड था, वो रिजिड फॉर्म में चला जाता है। रिजिड फॉर्म में जाने से होता क्या है, उसकी फिक्स स्ट्रक्चर हो जाती है। अब वो उसकी 3D में अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसकी कन्फर्मेशनल एंट्रोपी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको अपन एक नोट की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो, क्राउन ईथर विदाउट मेटल आयन, क्राउन ईथर विदाउट मेटल आयन एग्जिस्ट इन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर but it bind with metal ion, then it have been exist in rigid form। तब ये किस में एग्जिस्ट करेगा? रिजिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये रिजिड फॉर्म रखना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि मेटल आयन जब उससे बाइंड नहीं हुई थी तब उसके पास आयन डाइपोल वाली इंटरेक्शन नहीं थी, तब वो अपनी स्ट्रक्चर को कैसे भी वो एग्जिस्ट उसमें करवा सकता है। जैसे ही उसके साथ मेटल बाइंड हो जाएगी तो वो अपनी स्ट्रक्चर को आयन डाइपोल वाली इंटरेक्शन से वो फिक्स कर लेगा, उसको अलग अलग उसमें नहीं जाने देगा, तो वो रिजिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा। और रिजिड फॉर्म में आने से क्या होता है, रिजिड फॉर्म में आ जाने से उसकी कन्फर्मेशनल एंट्रोपी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो मैं लिख देता हूं, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ रिजिड फॉर्म इट्स कन्फर्मेशनल एंट्रोपी इज डिक्रीजेज। तो ये बात हुई कन्फर्मेशनल एंट्रोपी से रिलेटेड। आपसे स्टेटमेंट बना के वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्राउन ईथर में जैसे ही मेटल बाइंड होती है तो उसकी कन्फर्मेशनल एंट्रोपी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है या नॉट चेंज। तो उसकी जो कन्फर्मेशनल एंट्रोपी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट वर्क की, वो है एक फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। जो क्राउन ईथर हैं वो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की तरह भी काम में आते हैं। फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट क्या होते हैं, पहले अपन उसको समझते हैं। इसको नोट डाउन करिए। देखो इधर, पहले तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये एक फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। फिर बात करते हैं अपन इसके वर्क की। क्राउन ईथर एक्ट एज ए फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। देखो, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट अपने वहां पे काम में आते हैं जहां पे कोई सब्सटेंस उसमें घुल नहीं रहा है। अगर आपकी रिएक्शन चल रही है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, आपने सब्सटेंस स्टार्टिंग मटेरियल जो लिया वो नॉन पोलर है, अब जो आपने रिएजेंट उसके साथ रिएक्ट करवाना है वो ले लिया पोलर वाला, तो वो कहाँ से घुलेगा उसमें? आपने पढ़ा होगा ना 12th क्लास में। ये तो सिंपल सी बात है, लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को गोलता है, तो पोलर पोलर को गोलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर को गोलेगा। तो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट अपने वहाँ पे काम में आते हैं। ये तुम्हारे ग्रीन केमिस्ट्री में भी है। ग्रीन केमिस्ट्री में फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट तुम्हारे टॉपिक दे रखा है, वो ग्रीन कैटलिस्ट में इंक्लूड है। वहाँ पे भी इसको पढ़ेंगे। वहाँ पे तुम्हारे आयोनिक लिक्विड, ग्रीन कैटलिस्ट और ग्रीन रिएजेंट ऐसा करके तुम्हारे वहाँ पे दे रखा है, तो वहाँ पे भी पढ़ना है।
पर यहाँ पे अपन इसकी मीनिंग को समझते हैं, क्योंकि क्राउन ईथर पढ़ रहे ना, तो ये अपन को पता रहना चाहिए कि फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट क्या होता है। तो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट कुछ भी नहीं है, सिंपली कंपाउंड होते हैं जो कोई रिएजेंट अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में नहीं घुल रहा है तो उसको घोलने का काम करता है ये, ठीक है। जैसे एग्जांपल से बात करते हैं, KMnO4। ये जो KMnO4 है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन करवाने के काम में लेते हैं। ये अल्कीन, अल्काइन और जो भी बेंजीन के रेजिड्यू हैं उनके साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देता है, फाइनल प्रोडक्ट या तो अल्कोहल बनाता है या ये एसिड या एल्डिहाइड कीटोन, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या लिया है, यानी ऑक्सीडेशन करवाता है। लेकिन ऑक्सीडेशन करवाता है, ये जो घुलता है ये पोलर सॉल्वेंट में घुलता है। अब जैसे आपको बेंजीन के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, जहां बेंजीन आपने सॉल्वेंट ले रखा है, कोई स्टार्टिंग मटेरियल बेंजीन सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व है, जैसे हाइड्रोकार्बन का आपको ऑक्सीडेशन करवाना है। हाइड्रोकार्बन होते हैं नॉन पोलर, वो घुलेंगे बेंजीन में नॉन पोलर। अब आपको KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाना है, आप कैसे करवाओगे, आपको फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये उसमें घुलता नहीं है KMnO4। तो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट वहां पे काम में आते हैं। तो यहां पे देखो KMnO4 नॉट डिजोल्व इन बेंजीन सॉल्वेंट। अगर आपको KMnO4 की रिएक्शन करवानी है किसके साथ, कोई भी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन करवानी है जिसमें आपने सॉल्वेंट बेंजीन ले रखा है और ये इसमें डिजोल्व नहीं हो रहा है, तो आप कैसे करवाओगे फिर। देखो इधर, अगर आप KMnO4 को किसके साथ ले लो, KMnO4 को आप क्राउन ईथर के साथ ले लोगे तो ये उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। आई बात समझ में। जैसे देखो, इफ KMnO4 is bind with क्राउन ईथर, और क्राउन ईथर देखो कौन सा वाला लोगे आप, पोटेशियम दे रखा है, मैंने आपको कल बताया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों के जो क्राउन ईथर वो मैंने बताए थे आपको, क्योंकि कैविटी की साइज फिक्स रहती है, वो पर्टिकुलर मेटल ही उस कैविटी में जा सकती है। इसके लिए मैंने बताया था 18 क्राउन 6, तो क्राउन ईथर कौन सा होगा, 18 क्राउन 6, ये वाला। इफ KMnO4 इज बाइंड विद क्राउन ईथर देन इट डिजोल्व इन बेंजीन। अब आप कोई सी भी रिएक्शन करवा दो इसकी, ये हो जाएगी रिएक्शन, कोई सी रिएक्शन करवा दो आप, उसकी हो जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे बाइंड होता है। देखो इधर, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं क्राउन ईथर की। तो क्राउन ईथर अपन ने कौन सा वाला लिया है, 1 2 3 4 5, ये अपने पास क्राउन ईथर हो गया कौन सा, 18 क्राउन 6। अब इसमें आप क्या कर दो, इसमें आप डाल दो KMnO4। इसमें आपको पता है ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये K प्लस इस कैविटी में जाके फिट हो जाता है, तो कैविटी में अपन इसको फिट करवा देते हैं। जैसे ही कैविटी में फिट करवाएंगे अपन इसको, इसकी आयन डाइपोल इंटरेक्शन आपको ऐसे दिखाई देगी, ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, और यहाँ पे आप MnO4 माइनस वाले पार्ट को ऐसे लिख दो। अब ये जो आपके पास कंप्लीट क्राउन ईथर ऐसे आया है, ये पूरा का पूरा उसमें डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व क्यों हो जाता है, उसका रीजन है, इसका जो CS2 पार्ट है क्राउन ईथर का, ये वाला पार्ट, ये होता है इसका नॉन पोलर। ये क्या होता है, नॉन पोलर। तो ये क्या करता है, बेंजीन में इसको डिजोल्व कर देता है, डिजोल्व इन बेंजीन, डिजोल्व इन बेंजीन। यानी किसकी वजह से, ये जो इसके साइड वाला जो पार्ट है ये नॉन पोलर होता है। अगर ये नॉन पोलर तो बेंजीन के अंदर डिजोल्व होगा, जब ये बेंजीन के अंदर डिजोल्व होगा तो ये साथ में पूरा का पूरा जाता है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की भूमिका भी निभाता है। आई बात समझ में, इसको नोट डाउन करिए। फिर बात करते हैं अपन, जैसे क्राउन ईथर पढ़ा था ऐसे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्रिप्टेंड। उतारिए इसको।
अब बात करते हैं अपन क्रिप्टेंड की। नेक्स्ट है अपना क्रिप्टेंड। देखो क्रिप्टेंड क्राउन ईथर लाइक स्ट्रक्चर होती है, बस उसमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल स्ट्रेप आ जाती है जिसकी वजह से ये बाईसाइक्लिक बन जाता है, और उस एक्स्ट्रा एडिशनल स्ट्रेप की वजह से ये मोर रिजिड हो जाता है, यानी 3D में एग्जिस्ट करने लगता है। क्राउन ईथर 2D में कर रहा था, ठीक है। तो ये किसकी तरह होता है, केज लाइक। क्रिप्टेंड आर केज लाइक स्ट्रक्चर, क्रिप्टेंड्स आर केज लाइक स्ट्रक्चर। इट हैव एडिशनल स्ट्रेप that is a बाईसाइक्लिक क्राउन ईथर। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, दैट इज इट इज ए बाईसाइक्लिक क्राउन ईथर। इसमें एक एडिशनल स्ट्रेप आ जाती है, केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। वो कैसे, देखो इधर, इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूं मैं ताकि नाइट्रोजन के साथ इसकी बॉन्डिंग दिख जाए। ऐसे देखो इधर ये जो पार्ट है ये वाला, ये मैंने इसमें एक्स्ट्रा दिखाया है आपको। ये ऊपर उठा हुआ पार्ट है, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन की एज ए पायरामिडल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये दो बॉन्ड अलग साइड दिखते हैं, ये अलग साइड दिखता है। 3D में अगर आप इसको एज्यूम करो, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर पायरामिडल लाइक कैसे होती है, उसको इमेजिनेशन करो, आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा जो बॉन्ड है ना, ये एक्स्ट्रा स्ट्रिप बनाई है मैंने, एडिशनल स्ट्रिप। अगर इस एडिशनल स्ट्रिप को मैं नहीं बनाऊं तो आपको ये कैसा दिखेगा, क्राउन ईथर लाइक बाईसाइक्लिक दिख रहा है साफ। एक रिंग ये और एक वो दूसरी वाली, बाईसाइक्लिक आपको दिख रहा है। इस एडिशनल स्ट्रेप की वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो रिजिड हो जाती है और 3D में ये चला जाता है। आई बात समझ में। और इसका अगर नोमेनक्लेचर देखोगे तो नोमेनक्लेचर में सिंपल सा नोमेनक्लेचर है। बाईसाइक्लिक या स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं अपन, जो आपके रिंग में जो एटम है ऑक्सीजन वाले उन्हीं को दिखाना अपन को। वहां तो अपन सबको दिखाते थे, लेकिन इसके जो रिंग या जो ब्रिज बना है, ब्रिज किन ऑक्सीजन एटम की वजह से बना, उनको यहाँ पे लिखते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो 2 2 2 क्रिप्टेंड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको, 2 2 2 क्रिप्टेंड। क्रिप्टेंड स्ट्रक्चर क्राउन ईथर के जैसी ही होती है, एक्स्ट्रा एडिशनल स्ट्रेप इसमें आ जाती है जो आपको ये दिख रही है, ये वाली, ये एक्स्ट्रा एडिशनल स्ट्रेप है, जिसकी वजह से ये बाईसाइक्लिक हो गया और मोर रिजिड हो गया। मोर रिजिड करने का रीजन अभी मैं बताऊंगा, वही है कन्फर्मेशनल एंट्रोपी। क्राउन ईथर में कुछ प्रॉब्लम थी जिसको सोल्व आउट करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेप यहाँ पे लगाई गई, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। देखो इधर, क्रिप्टेंड में जैसे ही मेटल आयन इसके साथ बाइंड होगी तो यहां पे जो आपको आयन डाइपोल इंटरेक्शन मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। आप खुद एज्यूम करो, क्राउन ईथर
एक पूरे प्लेन में था वो नॉन फ्लेक्सिबल, उसके साथ कोई मेटल बाइंड हो रही है तो मेटल उसमें सिर्फ एक प्लेन में ही उसके साथ इंटरेक्शन कर सकती थी। लेकिन यहाँ पे ये चला गया 3D में, इसमें ये चारों तरफ से आयरन डाइपोल इंटरेक्शन शो करेगा, तो ज़्यादा इंटरेक्शन इसमें होगी, तो ज़्यादा इंटरेक्शन की वजह से ये मोर रिजिड हो जाता है। ये क्या हो जाता है? मोर रिजिड। तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, क्रिप्टेंड्स आर more rigid than crown ether due to its extra या additional strap और more ion dipole interaction। इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इसको बाइंड अप करवा दो आप। जैसे देखो K+ के साथ ये बाइंड अप होगा, तो इसकी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इधर अलग से। ये नाइट्रोजन इधर, ये नाइट्रोजन यहाँ पे, और एक्स्ट्रा जो स्ट्रेप है इसकी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसको रेड पेन से, सॉरी, इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे केविटी में आएगा K+। ये K+ देखो चारों तरफ से आयन डाइपोल इंटरेक्शन कर रहा है। आप देख सकते हो, आपको चारों तरफ से ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से ये हो जाता है मोर रिजिड। रिजिड तो पहले था ही, ये रिजिड तो पहले था ही, लेकिन ये और रिजिड हो जाता है। रिजिड तो था पहले, इसकी वजह से 3D में चला गया था। तो ये मोर रिजिड किसकी वजह से हुआ? एक तो इस स्ट्रिप की वजह से, और इसके अंदर केविटी में K+ आयन इसके साथ मोर इंटरेक्शन शो कर रहा है। आई बात समझ में? इसको नोट डाउन करिए। फिर बात करते हैं अपन इसकी कन्फर्मेशनल एंट्रोपी की। देखो इधर, ये जो यहां पे अपन ने क्रिप्टेंड लिया है, ये क्रिप्टेंड ऑलरेडी रिजिड फॉर्म में रहता है। इसकी कन्फर्मेशनल एंट्रोपी जो भी है वो फिक्स रहती है। जैसे ही K+ के साथ जाएगा वापस ये रिजिड ही रहेगा, इसकी जो कन्फर्मेशनल एंट्रोपी है वो चेंज नहीं होगी। ये सबसे बड़ा इसका रीजन है क्रिप्टेंड को यूज में लेने का। वो क्या है कि ये जब भी K+ के साथ जाएगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, क्योंकि एंट्रोपी में आपको वहां पे कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो अपन बात करें क्राउन ईथर की, उसमें एंट्रोपी कम हो रही थी, यानी वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की तरफ जा रहा था, तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते ऐसे कंपाउंड। लेकिन ये वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। किसकी वजह से? K+ की वजह से। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ बाइंड अप होके इसको और रिजिड कर देगा। पहले रिजिड तो पहले था ही, ये और इसको रिजिड कर देगा, लेकिन इसकी कन्फर्मेशनल एंट्रोपी को ये चेंज नहीं होने देता है, क्योंकि रिजिड है, रिजिड ही रहता है वो। तो यहां पे बस ये पॉइंट लिखना अपन को, क्राउन ईथर से ये इसको डिफरेंशिएट करता है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रिप्टेट, इसको क्रिप्टेट बोलते हैं। देखो इधर एक यहां पे मैंने क्रिप्टेंड लिखा था जब ये मेटल के साथ बाइंड नहीं हुआ था। जब ये मेटल के साथ बाइंड हो जाता है तो इसको क्रिप्टेट बोलते हैं। ये चीज भी आप लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टेट बोलते हैं। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रिप्टेट इट्स कन्फर्मेशनल एंट्रोपी इज नॉट चेंज, और चेंज होती भी है तो माइनर सी होती है, या मैं लिख सकता हूं लेस चेंज।
लेस चेंज होगा इसमें, बिल्कुल माइनर सा, जिसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी क्रिप्टेट का जब भी फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे कन्फर्मेशनल एंट्रोपी वहाँ पे आपको ऐसी की ऐसी दिखाई देगी, अनचेंज्ड रहेगी, चेंज नहीं होगी। आई बात समझ में? तो ये क्रिप्टेट से रिलेटेड पॉइंट था, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सीधा। ये क्राउन ईथर ही है, बस इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेप लगी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछ सकता है इनसे रिलेटेड कि क्रिप्टेंड में कन्फर्मेशनल एंट्रोपी है वो चेंज होती है या नहीं होती है? इसमें नहीं होती है, आपको अपरिवर्तित करना है इसमें। आई बात समझ में? अब अपन इनमें डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं क्राउन ईथर और क्रिप्टेंड में, तब आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। देखो इसमें डिफ्रेंशिएट आप कर लोगे तो आपको ये यहीं पे याद हो जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है और आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि आपके छोटा सा दे रखा है टॉपिक। लास्ट ईयर के जो 2 पेपर हुए थे, टेक्निकल एजुकेशन का और असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन ही पूछा है, सिर्फ एक क्वेश्चन, और वो भी कौन सा वाला कि सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री में कौन सी बॉन्डिंग होती है, उसमें कौन सी वाली बॉन्डिंग पढ़ते हैं। उसमें पढ़ते हैं अपन नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग या नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अब वो तो पूछेगा नहीं, जाहिर सी बात है, पूछेगा तो कुछ ना कुछ और पूछेगा, तो वो इन्हीं में से पूछेगा। क्राउन ईथर हो गया, क्रिप्टेंड हो गया, साइक्लोडेक्स्ट्रिन हो गया, सिटेसिन हो गया, रोटैक्सिन हो गया, ऐसे कुछ तुम्हारे और हैं, उनके बारे में वो पूछेगा। आई बात समझ में? तो अब बात करते हैं अपन इनमें डिफरेंस की। डिफरेंस बिटवीन क्राउन ईथर एंड क्रिप्टेंड। तो इधर लिख रहा हूं मैं क्राउन ईथर और इधर है क्रिप्टेंड। तो सबसे पहला पॉइंट है इनमें कि इनकी स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होती है या नॉन फ्लेक्सिबल होती है। सबसे पहला तो देखो, क्राउन ईथर जो है वो होते हैं फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल, ये होते हैं नॉन फ्लेक्सिबल। ये क्या होते हैं? नॉन फ्लेक्सिबल। या मैं बात करूं रिजिड की, इनकी स्ट्रक्चर 2D में एग्जिस्ट करती है, ये होते हैं 3D। और 3D किसकी वजह से? एडिशनल स्ट्रेप आ जाने की वजह से। अगर मैं बात करूं यहां पे और इसके पॉइंट की, फ्लेक्सिबल होता है नॉन फ्लेक्सिबल, 2D वो 3D। ठीक है, उसके बाद कन्फर्मेशनल एंट्रोपी, इधर लॉस होता है उधर अनचेंज रहती है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्राउन ईथर कैटाइन देयर इज लॉस ऑफ एंट्रोपी। यहां पे कन्फर्मेशनल एंट्रोपी का लॉस होता है। और यहां पे अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रिप्टेट देयर इज नो लॉस ऑफ कन्फर्मेशनल एंट्रोपी। यहां पे कन्फर्मेशनल एंट्रोपी का कोई भी लॉस नहीं होता है। फिर बात करते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन की, इधर कम होती है उधर ज्यादा होती है। आयन डाइपोल इंटरेक्शन लेस, इधर क्या होती है? मोर। अभी बताया मैंने 2D में रहता है, 3D में वो चारों तरफ से इंटरेक्शन करता है, इसलिए इधर ज्यादा होती है। आयन डाइपोल इंटरेक्शन इज मोर। फिर बात करते हैं अपन, ये मोनोसाइक्लिक होते हैं वो बाईसाइक्लिक होते हैं। मोनोसाइक्लिक ये होते हैं बाईसाइक्लिक। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन के पॉइंट है जो क्राउन ईथर और क्रिप्टेंड के हैं। नोट डाउन करिए, फिर नोट लगा के एक पॉइंट लिखते हैं। ठीक है,
देखो इधर K प्लस जो बाइंड होता है क्राउन ईथर से, उससे 10 की पावर 4 टाइम मोर स्ट्रोंगर बाइंड होता है। वो किससे? 222 क्रिप्टेंड से। और उसका रीजन क्या है? मोर आयन डाइपोल इंटरेक्शन और फेवरेबल कन्फर्मेशनल एंट्रोपी। उसका लॉस नहीं हो रहा वहाँ पे, वो फेवरेबल है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। देखो, द बाइंडिंग ऑफ K प्लस बाय 222 क्रिप्टेंड is much stronger और 10 की पावर 4 टाइम stronger than K plus is bind analogous 18 क्राउन 6 क्राउन ईथर। अगर आप 18 क्राउन 6 के एनालोगस ही अगर 222 क्रिप्टेंड के साथ K प्लस का बाइंड करवाओगे तो K प्लस इसके साथ 10 की पावर 4 टाइम ज़्यादा स्ट्रोंगर के साथ बाइंड होगा। यानी यहाँ पे बाइंड होगा तो 10 की पावर 4 उसकी क्या रहेगी? बाइंडिंग कैपेसिटी रहेगी। इसके साथ वो लेस तरीके से बाइंड होगा। यानी ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि K प्लस या कोई सी भी मेटल क्रिप्टेंड के साथ अच्छे से बाइंड होती है, फेवरेबल रहती है। क्राउन ईथर के साथ वो अच्छे से बाइंड नहीं होती है। आई बात समझ में? इसलिए क्राउन ईथर की वजह ज़्यादा यूज में क्या लिए जाते हैं? क्रिप्टेंड लिए जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे साइक्लोडेक्स्ट्रिन।